हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 20वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आरम सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। केसर आरम के पास गई और उसके हाथ से लैपटॉप छीनकर टेबल पर रखा और खुद उसकी गोद में बैठते हुए बोली, ये बस हमारी जगह है, बोलकर उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। हाँ बाबा, ये बस आपकी ही जगह है। ये कहते हुए आरव ने उसके बेबी बम को सहलाया और उसके गालों पर किस किया। केसर ने जल्दी से अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। आरव धीरे से बोला, माई लिटिल अटेंशन सीकर। आरव धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? केसर उसके सीने से अपना छोटा सा सर निकाल कर बोली, हाँ करना है ना, बहुत भूख लगी है हमें। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर टेबल की तरफ इशारा किया। केसर ने टेबल की तरफ देखा जहाँ फ्रूट सलाद रखा हुआ था। केसर बिन कुछ बोले टेबल पर से फ्रूट सलाद का बॉक्स उठा लिया और खाने लगी। वो खुद भी खा रही थी और आरंभ को भी खिला रही थी। कुछ देर में उनका ब्रेकफास्ट पूरा हो चुका था। केसर आरंभ के शोल्डर पर सिर रखकर उसकी लैपटॉप स्क्रीन को देख रही थी। थोड़ी देर बाद आरंभ ने केसर को देखा, जिसने अपनी आंखें नींद से बंद कर रखी थी। आरंभ केसर के गाल पर किस करके बोला, हुक्मरान साहब, जब नींद आ रही है तो फिर सो जाइए ना। केसर अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोले, नहीं, हमें आपके बिना नहीं सोना है। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। आरंभ ने केसर को बेड पर सुलाया और बोला, अभी इतने छोटे से बेबी बम्प में आप इतना लेजी फील करती हैं, तब क्या होगा जब ये बेबी बम्प बड़ा हो जाएगा। केसर तो बस सिचुएशन को सोच ही सकती थी। उसे पता था कि उसकी प्रॉब्लम तो बहुत होगी, लेकिन उसे ये भी पता था कि आरंभ उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। केसर अपने बेबी बम्प को सहलाते हुए बोली, आप हैं ना उसके लिए। आरंभ उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, ऑफकोर्स, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। बोलकर उसने केसर को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसे अपने बाहों में भर लिया। करीब 2 घंटे बाद केसर की आंखें एकदम से खुली। उसका चेहरा एकदम पसीने से लथपथ था। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने अपनी दूसरी तरफ देखा जहाँ आरंभ नहीं था। वो एकदम से घबरा गई। तभी उसकी नज़र एकदम से नाइट स्टैंड पर रखे एक लेटर पर गई। उसने जल्दी से लेटर खोलकर देखा, जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, आप सो रही थी इसीलिए आपको उठाने का मन नहीं किया। किसी काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब आप अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखिएगा और कमरे में रहिएगा। केसर चुपचाप उस लेटर को देख रही थी। करीब 1 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और आरंभ अंदर आया। अंदर आते ही उसके कदम एकदम से रुक गए और उसके हाथ से फूल और चॉकलेट सब छूटकर नीचे गिर गए। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। शो पीस और पेंटिंग्स टूटी हुई थी। कॉफ़ी टेबल के पास खून की कुछ बूंदें गिरी हुई थी। अचानक आरंभ की नज़र मिरर पर गई, जहाँ लिपस्टिक से कुछ लिखा हुआ था, तुम्हारी ज़िंदगी की 2 सबसे प्रीशियस चीज़ लेकर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ही तुम्हें कभी ना मिले। एक गार्डन जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर 4-5 बच्चे थे जो आपस में मिलकर ग्रुप बनाकर फुटबॉल खेल रहे थे। उनमें से एक लड़की थी जो बहुत छोटी थी और प्यारी भी। उसने वाइट कलर का फ्रॉक पहन रखा था और लंबे बालों की उसने 2 छोटी चोटियाँ बना रखी थी। वहीं एक औरत खड़ी थी और उस छोटी बच्ची को चेयरअप करते हुए बोली, कम ऑन सोना, आप बहुत अच्छे से खेल रही हो। वो छोटी बच्ची ये सुनते ही खिलखिलाकर हंसने लगी। वो अपने प्यार में बोली, मम्मा, सोना को उसके डैडी ने फुटबॉल खेलना सिखाया है, इसीलिए आप देखना आपकी सोना सबसे अच्छी खेलेगी। वो सब खुश थे और सब खेल ही रहे थे। तभी एक गन शॉट की आवाज़ आई और इसके साथ ही उसने छोटी बच्ची की चीख उस पूरे गार्डन में गूंज गई और वो औरत जो अब तक सामने देखकर मुस्कुरा रही थी, वो एकदम से नीचे गिर गई और अपनी आंखें बंद हो गई। मम्मा, मम्मा चिल्लाते हुए केसर ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसका पूरा
चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। पसीने के साथ साथ उसके सर पर खून भी लगा था जो अब तक सूख चुका था। इस वक्त वो एक चेयर पर बंधी हुई थी। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। उसे वो जगह ढंग से समझ में ही नहीं आ रही थी। वो शायद एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी जो आधी जली जली हुई थी। वहाँ से जलने की स्मेल भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था इसे जले हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। वहाँ पर कुछ जंग लगी हुई मशीनें थी और एक तरफ कुछ लोहे के ड्रम रखे हुए थे। उस पूरे हॉल में मशीन की तेल की अजीब सी गंध आ रही थी। उसमें एक गंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उल्टी करने का मन कर रहा था। केसर इस जगह को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो इस जगह को कभी भूल ही नहीं सकती थी। ये वही जगह थी जहाँ पर वो 2 साल पहले आरंभ से मिली थी। ये बैंड फैक्ट्री और उन आग की लपटों के बीच वो आराम से मिली थी। वो इस वक्त जोधपुर में थी। उसे अब तक तो ये समझ में आ चुका था। केसर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे याद आ रहा था कि वो कैसे लद्दाख में थी और कैसे उसका किडनैप हुआ। आरंभ का लेटर मिलने के बाद उसने उसे कॉल किया, लेकिन आरंभ को कॉल लग ही नहीं रहा था। इसीलिए वो उठकर गुस्से से बाथरूम में चली गई। एक तो आरंभ उसे बिना बताए चला गया और सुबह जो उसने सपना देखा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो सपना उसके मन से जा ही नहीं रहा था। उसे एक अलग सा डर लगा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो अचानक से उसके कदम रुक गए, क्योंकि सामने सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसे वो नहीं जानती थी। वो बोलती कि तभी उसके पीछे से उसके मुंह पर किसी ने रुमाल रख दिया। इसी के साथ केसर की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर फ्लोर पर जा गिरी। वहीं पास के कॉफ़ी टेबल पर रखा हुआ था, जिससे उसके सर पर हल्की सी चोट लग गई। ये सब याद आते ही केसर के दिल में एक अनजाना सा डर आ गया। उसे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। केसर उसके हाथ बंधे हुए थे और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। केसर अपने हाथ पैर को खींचते हुए अपनी आंखें बंद कर देती है और रोते हुए बोली, हुक्म शाह। तभी उसके सामने से आवाज़ आई, हेलो हुक्मरानी शाह। ये सुनते ही केसर ने एकदम से सामने देखा, जहाँ दरवाजे के पास कोई खड़ा था। उस इंसान का चेहरा केसर को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही केसर को उस इंसान का चेहरा अच्छे से दिखाई दिया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, अमर प्रताप सिंह। वो इस चेहरे को कभी भूल ही नहीं सकती थी। ये चेहरा उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा ख्वाब था। 2 साल पहले जब उसे भी बाकी लड़कियों के साथ किडनैप किया गया था, तब उसने पहली बार अमर प्रताप सिंह को देखा था। अमर प्रताप के चेहरे पर हैरानी देखते हुए बोला, चलो अच्छी बात है कि तुम मुझे भूली नहीं। यकीन मानो, अगर उस वक्त मुझे पता होता कि आगे चलकर तुम जोधपुर की हुक्मरानी शाह और उस आरंभ की प्रताप सिंह की बीवी बनने वाली हो, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार देता। ये कहते हुए उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत झलक रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ आरंभ के लिए थी और शायद उसे जुड़े लोगों के लिए भी। केसर धीरे से बोली, क्यों किडनैप किया है हमें? अमर उसकी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर बोला, क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं होता हुक्मरानी साहब, बात बहुत सिंपल सी है। तुम आरंभ प्रताप सिंह की कमजोरी हो, इसीलिए तुम्हें किडनैप करना तो बनता ही था। कमजोरी पर वार जरूर करूँगा, तभी तो वो तड़पता हुआ यहाँ तक जरूर आएगा, राइट? अमर उसकी कुर्सी के चारों तरफ घूमते हुए बोला, खेल खेलना बहुत पसंद है ना तुम्हें पति को? तो चलो एक खेल खेलते हैं, एक ऐसा खेल जिसकी बाजी मेरे हाथ में होगी। अमर एकदम से उसके पीछे जाकर रुका और उसके कान के पास झुककर बोला, ये खेल मेरा ही तो है और तुम मेरे इस खेल की क्वीन हो और तुम्हारे हुक्म सा मेरा शिकार। ये कहकर वो फिर से हंसने लगा। उसकी हंसी उस पूरे जगह गूंज गई थी। केसर हल्का सा सिर टेढ़ा करके बोली, और तुम्हें लगता है कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो तुम बच जाओगे? अमर उसके सामने आते हुए बोला, और अगर बच गया तो? वो धीरे से बोली, हुक्म शाह की हुक्मरानी शाह हैं हम। उनकी ताकत और तुम्हारी फितरत दोनों का अंदाज़ा है हमें। भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दे, कैसे 10 साल पहले हुक्म शाह ने तुम्हें पूरे जोधपुर से बेइज्जत करके निकाला था। ये सुनते ही अमर का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वो एकदम से केसर के बालों को पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोला,
ए लड़की, अपनी औकात में रहो और भूलो मत कि तुम किसके सामने खड़ी हो, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा पति यहाँ आएगा और तुम्हें बचा कर ले जाएगा तो तुम गलत हो। तुम तक पहुँचने से पहले ही मेरे आदमी उसे ख़त्म कर चुके होंगे। केसर को अपने सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इतनी कि उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी और चेहरा तो एकदम लाल हो गया था दर्द की वजह से। वो अपने कपकपाते होठों से बोली, वो यहाँ ज़रूर आएंगे। उसने अभी इतना ही कहा था कि अमर ने अपनी पकड़ केसर के बालों पर और मजबूत कर ली। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद की। अचानक उसकी आंखों के सामने आरंभ का चेहरा आ गया। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपना सर अमर के नाक पर दे मारा। चटाक, केसर का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके लंबे बाल पूरी तरह से उसके चेहरे पर बिखर गए। उसके कान बजने लगे और उसके होठों के कोनों से खून बहने लगा। थप्पड़ उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसके चेहरे पर थप्पड़ कब पड़ा था। वो 6 महीने से आरंभ के साथ थी और आरंभ ने उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखा था। केसर को अपने होठों के किनारे से हल्का हल्का खून रिश्ता हुआ सा महसूस हो रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसके दोनों हाथ रस्सियों से बंधे थे। अमर ने एकदम से उसके बालों को मुट्ठी में भरा और चिल्लाकर बोला, अपनी बकवास बंद करो। अब अगर तुमने एक भी शब्द निकाला तो तुमसे पहले मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने बच्चे पर एक भी आँच उसे बर्दाश्त नहीं था। केसर की आंखों में डर देखकर अमर हंसते हुए बोला, क्या क्या हुआ? जोधपुर की हुक्मरानी सा डर लग रहा है? तुम्हें अपने बच्चे के लिए डर लग रहा है? ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। वो भी हंस ही रहा था कि तभी एक गोली बिल्कुल उसके कान के बगल से होते हुए ठीक उसके पीछे एक पिलर पर लगी। अमर 2 कदम लड़खड़ा गया। उसका चेहरा वहीं पास में रखी एक मशीन से लगा। उस मशीन में छोटी छोटी लोहे की कीलें लगी हुई थी, जिसे अब उसके चेहरे पर कट भी लग गया था। उसने एकदम से सर उठाकर सामने देखा, जहाँ आरम अपनी कार के बोनट पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में गन थी। गोली की आवाज़ सुनते ही केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, हुक्मशाह। ये बोलते हुए उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। आरम ने गहरी काली आंखें केसर के मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी। केसर की नीली आंखों में आंसू देख आरम की मुट्ठियाँ गुस्से से कस गई। उसे उस हाल में देखकर आरम का खून खौल गया। उसकी पकड़ उसके गन पर कस गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया एक पल के लिए ही खत्म हो चुकी थी। केसर का मासूम चेहरा थप्पड़ की वजह से सूज गया था। उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था। केसर आंसू भरी आंखों से आरंभ को देख रही थी। उसके होठ थरथरा रहे थे और आंखों में डर दिखाई दे रहा था। आरंभ चलकर केसर के पास आया और अपने दोनों हाथों से केसर के गालों को छुआ। और वो एकदम से दर्द से तड़प उठी और उसकी आंखें एक बार फिर से भर आई। उसकी चीख सुनते ही आरंभ की आंखों में तो खून उतर आया। उसने एक एक कर केसर के हाथों और पैरों की रस्सियाँ खोल दी। केसर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हम ठीक है। ये सुनते ही आरंभ ने एकदम से केसर को अपनी बाहों में भर लिया। आरंभ की खुशबू को महसूस करते ही केसर को मानो सुकून आ गया हो। जैसे ही केसर ने खुद को आरंभ की बाहों में महफूज पाया, वो एकदम से बिखर गई। केसर को इस कदर डरा हुआ देख आरंभ ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसकी आंखों में एक दफ़ा फिर से लाल हो चुकी थी, मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। आरंभ केसर की पीठ सहलाते हुए बोला, सब कुछ ठीक है हुक्मशाह, हम ठीक हैं, आपके पास हैं। बोलकर उसने अपने हाथों से केसर के आंसू साफ किए। वहीं अमर बिना किसी एक्सप्रेशन के आरंभ को ही देख रहा था। उसे पता था कि आदमी आरंभ को ज़्यादा वक्त तक नहीं रोक पाएंगे, लेकिन फिर भी उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि
वो इतनी जल्दी यहाँ रुक जाएगा? आरंभ तेज आवाज़ में बोला। बस बहुत हो गया। तू अब तक सिर्फ इसलिए बचा रह गया था क्योंकि उस इंसान तक पहुँचना था जो तेरा बॉस है, जिसके लिए तू काम करता है। लेकिन अब नहीं, आज तेरा सारा किस्सा ही ख़त्म कर दूँगा, बोलकर उसने अपने कदम अमर की तरफ बढ़ा दिए। इधर अमर ने अपनी गन निकाली और आरंभ की तरफ पॉइंट कर दिया। आरंभ ने एकदम से उसके हाथ को पकड़ा और उसे मोड़ दिया। अमर के हाथ से बंदूक छूटकर नीचे की ओर गिर गया। ये सब आरंभ ने इतनी जल्दी में किया कि अमर को सोचने का कुछ वक्त ही नहीं मिला कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। आरंभ ने उसका हाथ इतनी जोर से मरोड़ा था कि उसकी कलाई टूट गई। आह की आवाज़ उस पूरी फैक्ट्री में गूंज गई। आरंभ अमर को घूरते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी को किडनैप करके कि उसकी आंखों से आंसू लाने की, उस पर हाथ उठाने की। बोलते हुए उसने अमर का हाथ और भी कसकर मरोड़ा और ये वही हाथ था जिसने उसे केसर को मारा था। केसर चुपचाप आरंभ को ही देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अब तक वहाँ मल्हार भी आ चुका था। उसने आरंभ को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। इधर अमर का हाथ बिल्कुल टूट चुका था। आरंभ ने अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जस्ट लुक एट हर फेस, तूने उस पर हाथ उठाया, वो रो रही है। वो तूने उसके साथ साथ मेरे बच्चे को भी परेशान किया है। एंड आई विल नॉट लीव यू। वो डर रही है और उसे इस हालत में देखकर हमारा दिल भी तड़प रहा है। बोलते हुए उसने एकदम से उसे छोड़ दिया। अमर संभल नहीं पाया और एकदम से नीचे जा गिरा। उसकी कलाई और हाथ सब टूट चुकी थी। दर्द के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। हमारी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? ये कहते हुए वो एकदम से चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर केसर ने एकदम से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। आरंभ ने झुककर अमर के कॉलर को पकड़कर उठाया और उसे बुरी तरह से मारने लगा। उस आदमी की हालत देख केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उससे तो ये सब कुछ देखा ही नहीं जा रहा था। आरंभ ने एकदम से अमर का गला पकड़कर उसे वहीं वॉल से लगा दिया। अमर के सर के पीछे से खून बहने लगा। उसके मुंह से चीख निकल गई। आरंभ उसके गले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, ये नहीं करना था तुम्हें अमर प्रताप सिंह। ये बोलते हुए आरंभ ने एक बार फिर उसके सिर को वॉल से लगा दिया। अमर की चीख पूरे फैक्ट्री में गूंज रही थी। अमर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आंखें बंद होने वाली थी। अमर के सर का पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया था। आरंभ उसके सामने रुका और उसने अपनी बंदूक सीधे अमर के सर के बीचों बीच रख दी। कुछ पल रुक कर वो बोला, यू आर ओवर नाउ। उसने ये बोलकर अमर के शरीर में शूट कर दिया। वो मर चुका था। अब सब कुछ वहाँ शांत हो चुका था। केसर धीरे से बोली, हुक्म सा। उसकी आवाज़ सुनकर आरंभ ने एकदम से केसर की तरफ देखा। केसर की आंखों में देखते ही आरंभ की आंखें एकदम से शांत हो गई। इसकी आंखें सुकून उतर आया। केसर जल्दी से बोली, हुक्म सा, प्लीज़ यहाँ से चलो, हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बोलते हुए उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे हल्का हल्का सा पेट में दर्द हो रहा था। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम केसर की तरफ बढ़ाए और उसे बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। केसर एकदम से आरंभ के सीने लग गई। आरंभ ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके एक हाथ केसर के कमर पर कस गए और दूसरे से वो उसकी पीठ सहलाने लगा। इधर केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे दर्द हो रहा था। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी नज़र एक तरफ चली गई जहाँ एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में बंदूक थी जिसे उसने आरंभ की तरफ पॉइंट कर रखा था। केसर कुछ बोलते उससे पहले गोली की आवाज़ पूरी फैक्ट्री में गूंज गई। केसर एकदम से पलटकर आरंभ के सामने आ गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। गोली चलने की तेज आवाज़ से पूरी फैक्ट्री में वापस से गूंज हो गई और इसी के साथ केसर की पकड़ आरंभ के कंधे पर एकदम से कस गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सीधे आरंभ के चेहरे पर गई, जो पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था। केसर ने एकदम से सिर घुमाकर देखा। उसकी नज़र
सीधी सामने खड़ी आराधना जी की तरफ चली गई। वो धीरे से बोली, मासा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। इस अचानक हुए हमले से किसी को उम्मीद नहीं थी। वहीं आरव एकदम से अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था। वो अपने सामने खड़ी आराधना जी को देख रहा था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। आरव धीरे से बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके इतना कहते ही आराधना जी 2 कदम लड़खड़ा गई। वो अभी ज़मीन पर गिर पाती उससे पहले ही आरव ने उन्हें पकड़ लिया। आरव की नज़र सीधे आराधना जी के सीने पर गई, जहाँ से खून बह रहा था। वो धीरे से बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों किया आपने ये बोलते हुए उसने आराधना जी का सर अपनी गोद में रख लिया। आराधना जी अपना हाथ आरव के सिर पर रखकर बोली, आप ठीक तो हैं ना? आपको लगी तो नहीं ना? ये बोलते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। आरव चिल्लाकर बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? चोट आपको लगी है और आप हमसे पूछ रही हैं कि लगी या नहीं। तभी मल्हार बाहर से अंदर भागता हुआ आया। वो उस आदमी के पीछे ही गया था जिसने बाहर गोली चलाई थी। वो आरव को देखकर जल्दी से बोला, जो भी था हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन उसके पैरों में गोली लगी है। वो ज़्यादा दूर तक यहाँ से भाग नहीं पाएगा, लेकिन हमारे आदमी उसे पकड़ लेंगे। वहीं मल्हार की बात सुनकर आराधना जी की आँखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो इससे आगे उन सब से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसकी सांस भारी होती जा रही थी। उनकी आंखें बंद हो रही थी, जिससे वो बड़ी मुश्किल से खोलने की कोशिश कर रही थी। वो आरव को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस उनकी कंडीशन उनका साथ नहीं दे रही थी। वहीं आरव उनकी हालत देखकर एकदम से घबरा गया। वो पैनिक करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। आपको सुन रही हैं ना आप? हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। इधर केसर ने भी कसकर अपना पेट पकड़ लिया। उसे बहुत बुरी तरह से अपने पेट में दर्द हो रहा था। वो एकदम से नीचे गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब केसर से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो हल्का सा चीख। मल्हार की नज़र एकदम से उसकी तरफ चली गई। वो जल्दी से आरव के पास आया और बोला, हुक्म रानी शाह को दर्द हो रहा है, आप उनके पास जाइए, हम रानी शाह को लेकर जाते हैं। बोलते हुए मल्हार ने आराधना जी को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें लेकर जल्दी से बाहर निकल गया। इधर आरव जल्दी से केसर के पास आया। अब तक वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उसका चेहरा दर्द से लाल हो चुका था। आरव को याद आया कैसे गोली की आवाज़ सुनते ही केसर एकदम से उसके सामने आ गई। जो कंडीशन आराधना जी की थी, शायद वो कंडीशन अभी उसकी होती। ये सोचने भर से ही आरव का दिल कांप उठा। वो केसर को कभी उस हालत में नहीं देख सकता था। उसकी नज़र केसर के हाथ पर गई, जिसने अपने पेट को पकड़ रखा था। आरव की आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ गए। उसने जल्दी से केसर को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर बाहर चला गया। आरव इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा था। उसके आसपास क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। उसकी नज़र सामने ऑपरेशन थिएटर की तरफ थी, जिसकी लाइट ऑन थी और अंदर आराधना जी थी। आराधना जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। गोली उनके सीने पर लगी थी। ये सिचुएशन बिल्कुल सीरियस हो सकती थी। कुछ भी हो सकता था उनके साथ। आरव की सर पर खून लगा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, बाल बिखरे हुए थे। वो किसी लाचार आदमी की तरह वहाँ खड़ा था। उसने हमेशा से आराधना जी को अपनी नाराज़गी ही दिखाई थी, लेकिन वो ये कभी नहीं कर सकता था। नाराज़गी उसकी अपनी एक वजह थी, लेकिन वो नफ़रत के लायक कभी थी ही नहीं। आरव चुपचाप सामने देख रहा था कि तभी नर्स वहाँ आकर बोली, हुक्म साहब, आपको इन पेपर पर साइन करने होंगे, प्लीज़ साइन कर दीजिए आप। आरव ने उस नर्स की तरफ देखा भी नहीं। उसने ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखते हुए उन पेपर पर साइन कर दिया। वो नर्स एक नज़र ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखकर आरव से दोबारा बोली, वो डॉक्टर संध्या आपको बुला रही हैं। ये सुनते ही आरव की नज़र एकदम से नर्स की तरफ चली गई। आरव बिना कुछ बोले सीधे गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ चला गया, जहाँ केसर थी। आरव वार्ड का दरवाज़ा खोलकर सीधे अंदर आया। अंदर आते ही उसके कदम एकदम से रुक गए। अंदर केसर बेड पर बेजान से लेटी हुई थी। उसके हाथों में एक ड्रिप
लगी हुई थी, शायद ग्लूकोज की थी। उसने हॉस्पिटल का गाउन पहन रखा था। केसर को इस हालत में देखकर आरंभ को अपने सीने में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। केसर को ऐसे देखकर आरंभ का दिल तो तड़प ही रहा था। आरंभ धीरे धीरे अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा गया। बेड के पास पहुंचकर आरंभ वहीं उसके पास स्टूल पर बैठ गया। आरंभ केसर के चेहरे को गौर से देख रहा था। आरंभ का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके होंठ सूख चुके थे, मानो वो कितने दिनों से बीमार हो। उसके चेहरे पे ना ही कोई चमक थी और ना ही वो उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। डॉक्टर आरंभ को देखते हुए बोली, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग मुस्रा, उनकी सिचुएशन अनस्टेबल है। ये सुनते ही आरंभ की नज़र एकदम से डॉक्टर की तरफ चली गई। डॉक्टर संध्या गहरी सांस लेकर बोली, फिजिकली बहुत ज़्यादा सीरियसली चोट नहीं आई है, लेकिन फिर भी सर पर चोट आई है। बॉडी में कई जगह पर हल्की फुल्की चोटें हैं और गाल पर थप्पड़ का निशान भी है। थोड़ी सी स्वेलिंग है पर ठीक हो जाए, लेकिन इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। फिजिकली से ज़्यादा ये मेंटली है। सी इज़ मेंटली टायर्ड। इनकी प्रेगनेंसी का 4th मंथ चल रहा है, ऊपर से ये बहुत कमज़ोर है, इनकी बॉडी इतना सब हैंडल नहीं कर सकती। बोलकर डॉक्टर ने की नज़र एक बार केसर पर गई, जो इस वक्त बेहोश थी। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ देखकर बोला, बेहोश होते वक्त वो नीचे गिरी भी थी। व्हाट अबाउट दैट? डॉक्टर संध्या केसर की ड्रिप सही करते बोली, वो शायद पीठ के बल गिरी थी, उससे पेट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि बेबी की कंडीशन स्टेबल हो गई थी, इसीलिए उन्हें इतना दर्द हो रहा था। अभी वो बेहोश हैं, हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। तब तक बेबी की कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती, हम कुछ भी कह नहीं सकते। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, ओके नो प्रॉब्लम। बोलते हुए वो केसर के बालों को अपनी उंगलियां चला रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। आरंभ ने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा। वो उठकर केसर के फोरहेड पर किस करके बोला, आई नीड यू हुक्मरानी सा, आई नीड यू वेरी बैडली प्लीज़। बोलते हुए उसकी नज़र केसर के पेट पर चली गई। वो केसर के पेट पर किस करके बोला, सॉरी बच्चा, डैड आपको और मम्मा को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ आप स्ट्रांग बने रहना, डैडी सब ठीक कर देंगे। आरंभ जल्दी से ऑपरेशन थिएटर से बाहर पहुंचा। मल्हार भी वहीं खड़ा था और उसी का इंतज़ार कर रहा था। मल्हार ने एक नज़र आरंभ को देखा और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। आरंभ की कंडीशन इस वक्त कुछ खास नहीं थी, इसीलिए उसने अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स ऑफ हुई और डॉक्टर बाहर आकर बोले, खतरे से बाहर है, लकीली गोली अपने निशाने पर नहीं लगी, उन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा। बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आरंभ ग्लास विंडो से अंदर देख रहा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत उसमें नहीं हो रही थी। आरंभ की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, वो नहीं जा पा रहा था अंदर। शायद कुछ ऐसा था जो उसे रोक रहा था, वो अपने कदम पीछे ले रहा था। अचानक वो किसी से टकरा गया। उसने एकदम से पीछे पलट कर देखा, जहाँ आदित्य जी खड़े थे। एक आदमी सोफे पर बैठा, उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था, दूसरे हाथ में एक आईपैड था जिस पर केसर और आरंभ की तस्वीर थी। वह आदमी वाइन का सिप लेते हुए बोला, आरंभ प्रताप सिंह उर्फ हुक्म शाह। कभी सोचा नहीं था कि बाप के साथ सूरी की गई जंग बेटे पर आकर खत्म होगी। बोलते हुए उसकी नज़र केसर के चेहरे पर चली गई, जो मुस्कुराते हुए आरंभ को ही देख रही थी। वो आदमी धीरे से बोला, उफ, वही मासूमियत, वही नीली आंखें, वही मुस्कुराहट और वही सुकून, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुराया और वाइन ग्लास अपने होठों से लगाकर एक बार में ही खत्म कर दिया। वो अपने सामने दीवार पर लगी एक पेंटिंग देखते हुए बोला, अधीरा सिसोदिया, पहले तुमने मुझसे मेरा प्यार, मेरी त्रिषा को छीना, अब मैं तुम्हारी जान से भी प्यारी बेटी
तुम्हारी रूहानी से उसका प्यार छीनूंगा, उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी की सांसें भी छीन लूँगा। वो आदमी सोफे से उठकर उस पेंटिंग के पास गया। वो एक ग्रुप फ़ोटो थी जिसमें करीब 6 लोग थे, 3 लड़का 3 लड़की। वो तस्वीर शायद किसी ट्रिप की थी। उसमें आदित्य जी, सुवर्णा, त्रिशा, अधिराज, धीरज और आराधना थे। वो उनके कॉलेज की ट्रिप की तस्वीर थी। वो आदमी जो तस्वीर के सामने खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि धीरज था। धीरज महाजन, हेड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कम्युनिटी। धीरज आराधना जी के चेहरे को तरफ देखते हुए बोला, ब्लडी इमोशनल फूल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं त्रिशा से दूर, बहुत दूर हुआ था। अगर तुमने मेरा प्लान बर्बाद ना किया होता तो आज मेरी त्रिशा मेरे पास होती, न कि मुझे अपने हाथों से उसे मारना पड़ता। धीरज तस्वीर में उन सबको घूरते हुए बोला, सिर्फ तुम लोगों की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है, अब तुम्हारी बारी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के एक खाली कॉरिडोर में आरंभ दीवार से टिक कर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी। आदित्य जी आरंभ को एक नज़र देखकर गहरी सांस लेते हुए बोले, द सनशाइन कॉलेज। इन सब की शुरुआत वहीं से हुई थी और कॉलेज में हम सबके पास ले आया था। आज इस मुकाम पर भी ले आया है हमें। वो जगह जहाँ से ये सब शुरू हुआ था वो एक इंटरनेशनल कॉलेज था, इसीलिए वहाँ पर हर जगह स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पढ़ते थे। हम अधिराज और धीरज बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे थे। स्वर्णा और तिशा फैशन फील्ड में थी और आराधना मेडिकल फील्ड में थी। वो गायनोलॉजिस्ट की स्टडी कर रही थी। डेट वॉज आवर लास्ट ईयर। बोलते हुए आदित्य जी कहीं खो गए। फ्लैशबैक, द सनशाइन कॉलेज। कॉलेज के कैंटीन में आदित्य, धीरज और अधिराज जी बैठे थे और कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे थे। वो लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग पर डिस्कस कर रहे थे। धीरज अपनी कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए बोला, माय गॉड, तुम दोनों ने तो पूरी प्लानिंग कर ली है। भाई, अब तुम दोनों तो रॉयल फैमिली से हो, तुम्हें कहाँ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की फ़िक्र होगी, लेकिन मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ ना। मुझे तो कॉलेज की फ़ीस जुटा पाना ही बहुत मुश्किल से होता है और अब तो कॉलेज खत्म होता है तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सोचना पड़ेगा। आदित्य जी आंखें तरेरते हुए बोले, ये कोई बात नहीं हुई धीरज, फैमिली बिजनेस है हमारा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बड़ी है। स्टेटस चाहे रॉयल फैमिली की हो या एक मिडिल क्लास फैमिली की, मेहनत सबको एक जैसी ही करनी पड़ती है। धीरज अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोला, अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तू तो सीरियस हो गया। अधिराज जी दोनों को देखकर बोले, क्या यार, आप दोनों भी ना छोटी छोटी बातों पर सीरियस हो जाते हैं। वीर, ये आज लड़कियां कहाँ रह गई, कोई दिख क्यों नहीं रही हैं, सुबह से गायब है। आदि, आपको पता है क्या? आदित्य जी अपनी भुहें चढ़ाते हुए बोले, हमें क्या पता होगा। आदित्य जी आई रोल करते हुए बोले, क्योंकि स्वर्णा आपकी गर्लफ्रेंड है। आदित्य जी कुछ बोलते कि तभी एकदम से उनकी आंखों को अपनी हथेलियों से ढक दिया। आदित्य जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोले, स्वर्णा। स्वर्णा आदित्य के बगल वाली कुर्सी पर बैठकर बोली, क्या आदि, आप ना हमें हर बार पहचान लेते हैं। आदि स्वर्णा के हाथ को अपने हाथ में भरकर बोले, और हम आपको क्यों नहीं पहचानेंगे भला। फूल कभी अपनी खुशबू से दूर रह सकता है क्या, बोलकर उसने स्वर्णा के हाथ पर किस कर दिया। अधिराज जी अपना गला साफ करते हुए, बस करो तुम दोनों, कैंटीन हो यार, थोड़ी शर्म तो करो। आदित्य अपनी बाहें छड़ाते हुए बोले, शर्म करने का ठेका हमने नहीं ले रखा, इसलिए चुप रहे। धीरज उन दोनों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए स्वर्णा से बोला, स्वर्णा, त्रिशा कहाँ है, मेरा मतलब त्रिशा और आराधना कहाँ है। स्वर्णा अपने सर पर हाथ रखकर बोली, आप लोगों के चक्कर में ना हम सारी बातें ही भूल जाते हैं। वेल, आराधना और त्रिशा म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस कर रही हैं और हम यहाँ पर आप लोगों को बुलाने आए थे हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। लेट्स गो। थोड़ी देर बाद वो चारों म्यूजिक रूम में थे जहाँ सिर्फ अंधेरा था। तभी एक स्पॉटलाइट सेंटर में जली जहाँ पर त्रिशा खड़ी थी। त्रिशा को देखते ही अधिराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वहाँ कोई और भी था जिसकी आंखें त्रिशा को और सिर्फ त्रिशा को ही देख रही थी। वो कोई और नहीं, सिर्फ धीरज था। वो त्रिशा को पसंद करता था, लेकिन उसने आज तक इस बात को कभी कन्फेस नहीं किया था। वहीं अधिराज त्रिशा की तरफ देखते हुए बोले,
राज, तुम्हें याद है, बिल्कुल आज के ही 3 साल पहले हम इस कॉलेज में मिले थे। यू नो वॉट, प्यार में विश्वास तो था, पर ये नहीं पता था कि किसी के इस हद तक प्यार हो जाएगा कि उसके बिना जीना सोचने की भी सज़ा बन जाएगी। Raj, I want to spend not only this last year with you but my entire life। बोलकर त्रिशा एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गई। वहीं अधिराज जी हैरानी से त्रिशा को देख रहे थे। त्रिशा अधिराज जी की तरफ देखते हुए बोली, सो मिस्टर राज सिसोदिया, विल यू मैरी मी? बोलकर त्रिशा एक रिंग बॉक्स आगे कर देती है। त्रिशा जी मुस्कुराते हुए बोले, यस ऑफ कोर्स आई विल। बोलकर अधिराज जी त्रिशा को खड़ा करते हैं। त्रिशा अधिराज को वो रिंग पहनाती है और अधिराज जी त्रिशा को अपनी बाहों में भर लेते हैं। आदित्य जी मुस्कुराते हुए बोले, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। लास्ट ईयर ख़त्म होने के बाद हमने और स्वर्णा ने तो शादी कर ली। शादी के 2 साल के बाद आप हमारी ज़िंदगी में आए। बोलते हुए आदित्य जी ने आरंभ की तरफ देखा, जो इस वक्त किस हद तक शांत नजर आ रहा था, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि ये शांति तो बस तूफान से आने की पहले की शांति थी। अधिराज जी आदित्य का कंधा पकड़कर बोले, सब अपनी ज़िंदगी में बिजी हो चुके थे। स्वर्णा और आदि अपने बिजनेस और परिवार में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे। आराधना भी अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई थी। इस बीच हमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि धीरज कब हमसे दूर चला गया। एग्जैक्टली 1 साल बाद हमने और त्रिशा ने भी शादी करने का फैसला किया। आई रिमेंबर दैट वॉज आवर इंगेजमेंट। बोलते हुए अधिराज जी भी कहीं खो गए। एंगेजमेंट हॉल। त्रिशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आराधना को घूरते हुए बोली, ये क्या तुम दोनों मजाक कर रहे हो? धीरज आराधना का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, बिल्कुल भी नहीं त्रिशा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। मैंने आराधना को प्रपोज किया था पेरिस में और उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया और फिर हम दोनों ने वहीं चर्च वेडिंग कर ली। बोलते हुए उसने मुस्कुराते हुए आराधना जी की तरफ देखा, जो पहले ही उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आदित्य जी थोड़ा मुस्कुराकर बोले, धीरज, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? और इतनी भी क्या जल्दी थी शादी करने की? वहीं स्वर्णा को ये शादी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो जानती थी कि आराधना धीरज को पसंद करती है, लेकिन अचानक से शादी कर लेना उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी शुरुआत से ही धीरज पसंद नहीं था। अधिराज जी गहरी सांस लेकर बोले, अच्छा शादी तो हो गई, सब खुश थे अपनी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। हमारी और त्रिशा की शादी लगभग 6 साल हो गई थी, लेकिन त्रिशा कंसीव नहीं कर पाई। ये सुनते ही आरव ने एकदम से सर उठाकर अधिराज जी की तरफ देखा। अधिराज जी धीरे से बोले, न जाने कितने ही डॉक्टर को दिखाया हमने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना तो त्रिशा को कोई प्रॉब्लम थी और ना ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। इन सब चीज़ों का असर धीरे धीरे त्रिशा की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ने लगा था। वो डिप्रेशन में जा रही थी। खुश रहने के लिए हमने एक रीयूनियन प्लान किया। वहाँ हम सब मिलने वाले थे, सिवाय धीरज के, क्योंकि वो उस वक्त देश के बाहर गया हुआ था। थोड़ा ही सही, लेकिन सबके मिलने के बाद त्रिशा का मूड काफ़ी अच्छा हो गया था, खासकर आपसे मिलने के बाद। बोलते हुए उनको आरंभ की तरफ देखा। अधिराज जी एक गहरी सांस लेकर बोले, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, लेकिन त्रिशा की तबीयत खराब हो गई। आराधना डॉक्टर थी, उसने त्रिशा को एग्जामिनेशन किया और उसके कुछ टेस्ट किए। टेस्ट खराब रिजल्ट सामने आया। वो बहुत जल्द शॉकिंग था हमारे लिए। पिछले 6 साल से त्रिशा को एक दवाई दी जा रही थी, जिस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। हमारा सबसे पहला शक उस डॉक्टर के पास गया जो त्रिशा का इलाज कर रही थी, पर जब हम उस डॉक्टर के पास पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक हम उस डॉक्टर के पास पहुंचे, उस डॉक्टर का मर्डर हो चुका था। हमने बहुत कोशिश की ये पता लगाने की कि ये सब किसने किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन सब में त्रिशा की काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसके पास बस एक ही मौका था कंसीव करने का। ऐसे में 6 महीने और बीत गए। ये बोलते हुए वो कहीं खो से गए। त्रिशा इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। त्रिशा
आराधना जी का चेकअप कर रही थी। त्रिशा परेशानी से बोली, व्हाट हैपेंड आराधना? आराधना रिपोर्ट्स को देखते हुए बोली, कांग्रेस त्रिशा, यू आर प्रेग्नेंट। त्रिशा हैरानी से और खुशी से बोली, आर यू श्योर आराधना? मतलब क्या मैं सच में? आराधना मुस्कुराते हुए बोली, मैं झूठ क्यों बोलूँगी त्रिशा, आई एम 100% श्योर। आराधना की बात सुन त्रिशा के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। सभी त्रिशा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर काफ़ी खुश थे। आराधना जी मुस्कुराकर बोली, और फिर हमारी ज़िंदगी में हमारी प्रिंसेस, हमारी रूहानी आई। उसके आते ही हमारे जीवन में सब कुछ सही हो रहा था। त्रिशा एकदम से ठीक हो गई थी। उसे जो भी हेल्थ इश्यूज था वो सब धीरे धीरे ठीक हो गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी ज़िंदगी में, लेकिन आराधना वो एकदम से खामोश हो गई थी। वो चुपचाप रहने लगी, यहाँ तक कि उसने हॉस्पिटल से भी रिज़ाइन दे दिया। हम मिलते ज़रूर थी, लेकिन उसने खुलकर मुस्कुराना ही बंद कर दिया। वजह नहीं पता थी, लेकिन हम सब जब भी उससे मिलते कहीं ना कहीं उसे चोट लगी हुई रहती। कभी सर पर, कभी हाथ पर, तो कभी पैर पर, कहीं कहीं तो गहरे निशान भी थे। उस वक्त आराधना ने बात टाल दिया, लेकिन स्वर्णा शायद वो सब कुछ समझ गई थी। ये सुनते ही आदित्य जी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आखिर उन लोगों ने आराधना को इस हालत में देखा था। मल्हार हैरानी से बोला, हाउ कुड ही? मतलब वो धीरज महाजन रानी सा को डोमेस्टिकली अब्यूज़ करता था? ये सुनते ही आरन ने एकदम से अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। आदित्य जी आरंभ के कंधे पर हाथ रखकर बोले, आरंभ। आदित्य जी की आवाज़ सुन आरंभ ने सर उठाकर आदित्य जी की तरफ देखा। आरंभ की आंखों को देखते ही आदित्य जी 2 कदम पीछे हुए। आरंभ की आंखें बिल्कुल ब्लडी शॉट रेड थी। गुस्से में उसके जबड़े कसे हुए थे, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की नसें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। गुस्से की वजह से आरंभ का चेहरा लाल हो चुका था। आरंभ ने अपना सर झुका रखा था, पर उसकी भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आने वाले तूफान की गवाही दे रहे थे। आदित्य जी विंडो के पास जाकर बाहर देखने लगे। वो कभी अपनी इमोशनल बातें बताते नहीं थे, मगर थे तो वो भी इंसान ही ना। डर तो उन्हें भी होता ही था ना। वो विंडो से बाहर अंधेरे को देखते हुए बोले, धीरज उसे फिजिकली अब्यूज़ किया करता था। वो रोती थी, चिल्लाती थी, मगर उसकी आंसुओं को धीरज से कोई असर नहीं पड़ता था। वजह सिर्फ इतनी थी कि आराधना को पता चल चुका था कि त्रिशा को दवा देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि धीरज ही था। धीरज का उसे पेरिस में जाकर प्रपोज करना, उससे शादी करना, प्यार का ढोंग रचाना, उसकी भावनाओं के साथ खेलना, सब एक प्लानिंग के तहत था। त्रिशा को पाने की प्लानिंग थी। प्यार जैसा कुछ भी नहीं था उसके पास, बस त्रिशा को पाना उसकी जिद थी। उस इंसान के हिसाब से हम सब कुछ बैठे बिठाए हमारे रियासत में मिला था, फिर चाहे वो बिजनेस हो, नाम हो, पहचान हो, लेकिन उसे सबको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसे सब कुछ शॉर्टकट से चाहिए था। आदित्य जी एक गहरी सांस लेकर बोले, फिर वो दिन आया जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था हमारे लिए। डैट वॉज योर बर्थडे आरंभ। बोलते हुए उन्हें पलटकर आरंभ की तरफ देखा। आदित्य जी नम आंखों के साथ बोले, स्वर्णा हमेशा आपके जन्मदिन को लेकर एक्साइटेड रहती थी। उसे अपने बेटे का जन्मदिन सबसे बेस्ट बनाना होता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बेटे का जन्मदिन उसकी ज़िंदगी का वर्स्ट डे हो जाएगा। स्वर्णा मिठाई की डब बॉक्सेस को टेबल पर रखते हुए बोली, काका ये रही मिठाइयाँ के डब्बे, और याद रहे कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। आज हमारे कुंवर शाह का जन्मदिन है, हमारे आरंभ का जन्मदिन है। तभी उसका फ़ोन बजा। उन्होंने अपना फ़ोन चेक किया तो कॉलर आईडी पर आराधना जी का नाम शो हो रहा था। स्वर्णा ने जल्दी से कॉल पिक किया। वो अभी कुछ बोलती कि दूसरी तरफ से आराधना जी रोते हुए बोले, स्वर्णा प्लीज़ हमारी मदद करो, प्लीज़ हमारी मदद करो, प्लीज़। स्वर्णा एकदम से परेशान होकर बोली, क्या हुआ आराधना, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? 1 मिनट चुप हो जाइए और बताइए क्या हुआ। हम अभी आपके पास आ रहे हैं। घर पर हैं क्या आप? आराधना जी रोते हुए बोली, नहीं घर पर नहीं, प्लीज़ घर पर नहीं आना, हम हमारे फार्म हाउस पर हैं। प्लीज़ जल्दी आ जाओ ना, वरना वो हमें मार देगा, हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज़। ये बोलते हुए कॉल एकदम से कट गया।
स्वर्णा को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि अचानक से ये क्या हुआ। उसने जल्दी से आदित्य जी को मैसेज सेंड किया और फार्म हाउस के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद स्वर्णा आराधना के फार्म हाउस के बाहर थी। वो आराधना की फार्म हाउस था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था सिवाय स्वर्णा और त्रिशा के। स्वर्णा जल्दी से अंदर गई लेकिन आराधना की हालत देखकर वो एकदम से घर आ गई। वो आराधना के पास आकर बोली, आराधना ये क्या हुआ है आपको? ये इतनी सारी चोटें कैसी लगी आपको? ये बोलते हुए एकदम से रुक गई। वो बहुत ध्यान से उन निशानों को देखने लगी और वो अचानक से बोली, डोमेस्टिक वायलेंस? अगर हम गलत नहीं हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है ये। क्या धीरज ने? स्वर्णा के इतना बोलते ही आराधना एकदम से बिखर गई। इसके आगे स्वर्णा को कोई जवाब ही नहीं चाहिए था क्योंकि आराधना की हालत से साफ साफ पता चल रहा था कि धीरज ने उसे कितना टॉर्चर किया था। आराधना रोते हुए बोली, वो हमें मार देगा स्वर्णा, वो हमें मार देगा, हमें और हमारे बच्चे को भी मार देगा। प्लीज़ बचा लो हमें, प्लीज़ हमारे बच्चे को भी बचा लो। वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। ये सुनते ही स्वर्णा एकदम से आराधना से अलग हुई। वो हैरानी से बोली, बच्चा? आदित्य जी धीरे से बोले, आराधना जी प्रेग्नेंट थी। वो बच्चा धीरज का था। वो 10 साल से लगातार धीरज के टॉर्चर को सह रही थी। धीरज हमेशा उसे सबको जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा देता था और वो अपनी दोस्ती के लिए चुप भी रह जाया करती थी। लेकिन आज उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उससे और नहीं रहा गया और वो सीधे फार्म हाउस आ गई। उसे डर था कि वो अपने बच्चे को ना खो दे। उसने धीरज का सारा सच स्वर्णा को बता दिया। वहीं स्वर्णा को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था इस बात पर कि जो इंसान हर पल उसके साथ रहता था वो इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता था और उन्हें कभी पता नहीं चला। स्वर्णा ने पुलिस को कॉल करके धीरज की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उसने हमें और अधिराज जी को सब कुछ बता दिया, लेकिन जब तक हमें पता चला तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वो धीरे से बोली, स्वर्णा जा चुकी थी हमें छोड़कर। ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू का कतरा बहकर उनके गाल पर आ गया। वो अपनी भारी हुई आवाज़ में बोले, हम और अधिराज फार्म हाउस पहुँचे तब तक स्वर्णा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। आराधना एक तरफ किसी जिंदा लाश की तरफ पड़ी हुई थी। उसे कोई होश नहीं था। उसकी आंखों के सामने धीरज ने बहुत ही बेरहमी से स्वर्णा को मारा था। उसके पेट पर 20 से ज़्यादा बार स्टेप किया गया था। वो धीरे से बोले, और मरने से पहले स्वर्णा ने हमसे एक वादा लिया, वादा आराधना से शादी करने का और उसके बच्चे को अपना नाम देने का। स्वर्णा का दिल सोने का था लेकिन हमारा नहीं। ये हम नहीं कर सकते थे लेकिन हमें मजबूर किया गया अपनी कसम देकर। वही ये सुनते ही आरम ने कसकर अपनी मुठ्ठियाँ बना ली और अपनी नज़रें सीधे आदित्य जी पर टिका ली। लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं किया था कि आरंभ की आंखें भी अब तक भीग चुकी थी। वो रो रहा था। वो अपनी ज़िंदगी का वो सच सुन रहा था जिससे वो अब तक अनजान था, जिस वजह से उसने आराधना जी से अपनी नाराज़गी दिखाई थी। वह तो वजह झूठी थी। आदित्य जी खुद को संभालते हुए बोले, आपको याद है बचपन में आप आराधना जी को छोटी माँ कहते थे? ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था, आप सच में उन्हें अपनी छोटी माँ ही मानते थे। आप स्वर्णा से ज़्यादा आराधना के करीब थे। स्वर्णा चाहती थी कि उनके जाने के बाद आराधना आपकी माँ बनकर आपको वो प्यार दे, लेकिन वो अब नहीं दे पाएगी। लेकिन शायद ये किस्मत को नहीं मंजूर था, इसलिए आराधना को आपका प्यार नहीं, आपकी नाराज़गी ही मिली। हमने आराधना से शादी तो कर ली लेकिन आप उन्हें कभी अपनी माँ के तौर पर अपना ही नहीं पाए। सब कुछ एकदम बिखर सा गया। हम आपको समझ नहीं पाए क्योंकि नाराज़गी तो आपकी आंखों में हमारे लिए भी हमने देखी थी। अधिराज जी आदित्य जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, उस हादसे के बाद से धीरज तो गायब ही हो गया। पुलिस उसे ढूंढ रही थी लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। हमें त्रिशा की फिक्र हो रही थी और राजस्थान में रहना हमारे लिए तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। इसीलिए हम त्रिशा को लेकर हमेशा के लिए पेरिस चले गए। लेकिन कहते हैं ना, आप कितना भी भाग लो हकीकत से, लेकिन हकीकत अब तक पहुंच ही जाती है। और हुआ वो भी जिस बात का हमें डर था।
हम किसी इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में पेरिस से बाहर गए थे और जब वापस आए तो ट्रिशा की डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी हुई थी और हमारी रूहानी गायब थी। वो धीरे से बोले, उसने कहा था कि वो हमारी बेटी को हमसे दूर कर देगा और उसने दूर कर भी दिया। हमारी रूहानी को वो अपने साथ ले गया। हमारी बच्ची हमसे दूर न जाने किस हालात में उस इंसान के साथ थी। हम सबकी खुशियाँ उस इंसान ने एक झटके में छीन ली। उस इंसान की वजह से आपका पूरा बचपन खराब हो गया। उस इंसान की वजह से मेरी रूहानी, मेरी प्रिंसेस एक नौकरानी की ज़िंदगी जी रही थी। इससे ज़्यादा कोई कुछ और नहीं बोल पाया। सबकी आंखें भरी हुई थी। आखिर एक बार फिर उस दर्दनाक अतीत सबके सामने आ गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद मल्हार धीरे से बोला, रानी साहब प्रेग्नेंट थी तो फिर उनका बच्चा? आदित्य जी गहरी सांस लेकर बोले, 9 महीने बाद आराधना जी ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्चा बहुत कमज़ोर था। इस दुनिया में आने के बाद ही 12 घंटे बाद उस बच्चे की मौत हो गई थी। उन्हें अभी इतना ही कहा कि कुछ टूटने की आवाज़ आई। आदित्य जी ने एकदम से सर उठाकर आरंभ की तरफ देखा, जिसका हाथ खून से सना हुआ था। आरंभ के ठीक सामने जो शीशे की दीवार थी वो चकनाचूर होकर फ्लोर पर बिखरी हुई थी। आरंभ इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उसके दर्द ने अब उसके गुस्से की जगह ले ली थी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। मल्हार भी आरंभ के पीछे जाने को हुआ कि आदित्य जी मल्हार को रोकते हुए बोले, रुक जाइए मल्हार, अकेला छोड़ दीजिए उन्हें वक्त की ज़रूरत है खुद को संभालने के लिए। खुद को संभालेंगे नहीं तो बिखर जाएंगे और आराधना जी उन्हें कभी बिखरा हुआ नहीं देख सकती। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।